effects in polyatomic ions. What is this? पहले तक तो हमने पढ़ लिया, लिविस का स्ट्रक्चर्स हमने अच्छे तरीके से पढ़े हैं और हमने देखा कि लिविस स्ट्रक्चर्स में हमने दो एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बनाया। जो आयनिक बॉन्ड थे वो तो थे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड डी दोनों एटम्स के दरमियान में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि दोनों ने शेयर किया, शेयर करने से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया और एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन शामिल थे। लेकिन हमने आगे देखा कि लिविस की थ्योरी जो मेन रूल फॉलो कर रही थी वो था ऑक्टेट रूल, मतलब ये कि जब भी दो एटम्स बॉन्ड बनाएंगे तो उनमें कोवलेंट बॉन्डिंग जब होगी तो ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे। मतलब ये कि दोनों एटम्स कोशिश करेंगे कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। आगे आगे मसला आने वाला है, थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है कि लिविस स्ट्रक्चर्स की वजह से जो ऑक्टेट रूल है वो टूटने वाला है। देखिए स्टूडेंट्स, आज का स्ट्रक्चर, आज का टॉपिक है एक्सपेंडेड ऑक्टेट्स। इसमें हमने पढ़ा सबसे पहले बुक में जो एग्जांपल दी गई है वो है सल्फेट आयन। सल्फेट आयन SO4 2-। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें और लिविस स्ट्रक्चर से कंपेयर करके उसके मुताबिक इसको समझने की कोशिश करें तो स्टूडेंट्स हम इसको नहीं समझ सकेंगे। पहली बात कि इसमें सेंट्रल एटम जो है सल्फर वो 6 बॉन्ड्स बना रहा है। 6 बॉन्ड्स बनाने की वजह से इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6 बॉन्ड की वजह से इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्टेट रूल को ब्रेक नहीं कर रहे। कैसे? हमारे पास तो पढ़ा था कि हमने जब भी कोई बॉन्ड बनाना है तो उसमें एटम्स जो हैं बॉन्ड बनाने में इतने बॉन्ड्स बनाएंगे कि उनका ऑक्टेट रूल कंप्लीट, सो दे आर सेटिस्फाइड। बट यहाँ पे तो कुछ और मसला आ गया। सल्फेट आयन में सल्फर जो है वो 8 बॉन्ड से ज्यादा 12 बॉन्ड्स पर रिलाई कर रहा है। प्रॉब्लम्स तो आनी है बहुत, लेकिन इसमें कोई मसला नहीं होगा जब हम इसको समझ के करेंगे। इसके साथ साथ हम ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड्स तो हैं, कुछ 2 ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड्स, 2 के ऊपर सिंगल बॉन्ड्स, और इनके लोन पेयर्स को अगर हम उस तरीके से समझें जो हमने लिविस स्ट्रक्चर्स में अप्लाई किया था तो वो फेल हो जाते हैं। हम उसको नहीं समझा पाते, हम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, इसका कंसेप्ट नहीं दे पाते। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमने जो ये पढ़ा, ये जो आज का टॉपिक है, ये कैसे करना है। स्टूडेंट्स, हम इसको इरेज करते हैं और हम स्ट्रक्चर बनाते हैं खुद से, ताकि हमें पता चले कि हम इस स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जब भी कोई मॉलिक्यूल देखना है, पॉलीएटॉमिक आयन हो या लिविस स्ट्रक्चर के मुताबिक हो, तो उसमें हमने सेंट्रल एटम को फाइंड आउट करना होता है कि इसमें से सेंट्रल एटम कौन सा होगा। तो देखिए SO4 2- है हमारे पास। अब हमने इसमें से सेंट्रल एटम मोस्टली वही होता है जिसके नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल में कम होते हैं। में सल्फर का सिर्फ एक ही है, तो इसमें बहुत इजीली हम डिस्टिंग्विश कर सकेंगे कि सल्फर इज द सेंट्रल एटम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सल्फर एटम को हमने इसको स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि हमने सल्फर के बॉन्ड बनाने हैं। ऑक्सीजन एटम्स 4 ऑक्सीजन एटम हैं, सब ऑक्सीजन एटम्स के साथ एक बॉन्ड बनाना है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये काम कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने वो स्ट्रक्चर बनाने तक जाना है और उसको हमने समझ के करना है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले चार्ज फाइंड करना है, क्यों। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप इसका चार्ज फाइंड करने लगते हैं, इसका ऑक्टेट रूल के मुताबिक इसकी वैलेंसी फाइंड करने लगते हैं, तो फिर आपको समझ नहीं आती कि ये स्ट्रक्चर है कैसे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने उसको स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा, तो हम इसकी एक्सपेंडेड ऑक्टेट के नंबर ऑफ जो बॉन्ड्स हैं और नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व हैं वो भी हम फाइंड कर सकेंगे। तो चार्ज हमने इस मॉलिक्यूल के अंदर देखना है, तो हमने देखना है कि चार्ज का फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लें, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सराउंडिंग एटम्स। सेंट्रल एटम ये है और ये कॉर्नर एटम्स हैं, ठीक है। और इसके जो ऊपर चार्ज होगा मॉलिक्यूल के ऊपर, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको फॉर्मूले में नेगेटिव मतलब माइनस कर देंगे, और अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा जैसे कि यहाँ पर है तो इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। अब आपको जो बताएं, सबसे पहले हम सल्फर एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स
फाइंड करें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ऑक्सीजन एटम 4 है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 ऑक्सीजन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 6 से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 into वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम। और फिर उसके बाद इसकी क्या मैंने कहा था, इसके ऊपर जो चार्ज होगा ये -2 है तो इसको प्लस कर देंगे, +2। हमारे पास आंसर आएगा 32। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास चार्ज आ गया। अब हमने फाइंड करना है इसका, इसमें जो बॉन्ड सल्फर तक बनाए हुए हैं इसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। मतलब ये कि सल्फर जितने कॉर्नर एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं वो ऐसे फाइंड होंगे हमारे पास। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2 into 4 bonds इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे जो कि हमने फाइंड करने के बाद उनको कैसे अरेंज करना है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। जब भी आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जितने भी आएंगे उनको सबसे पहले हमने इसके कॉर्नर एटम्स में, कॉर्नर एटम्स जो होते हैं उनमें इस तरह फिल करना होता है कि उनके ऑक्टेट रूल के मुताबिक बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स को प्लस करके ऑक्टेट रूल के मुताबिक 8 इलेक्ट्रॉन्स उनके पास फुली मौजूद हो जाए। अगर हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इनमें फिल करने के बाद भी बच जाए, उसके बाद भी बच जाए तो फिर हो जाते हैं इसमें सेंट्रल एटम में। सेंट्रल एटम में बेशक वो उसके पास ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो या ना हो, क्योंकि आप लोन पेयर्स को हमने कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कहीं ना कहीं करना है। उसके बाद सेकंड काम क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 2 कामों में इन्वॉल्व होते हैं, या तो कॉर्नर एटम जो सेंट्रल एटम में यूज हो जाते हैं या फिर वो डबल बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल होते हैं। और डबल बॉन्ड बनाने में कब इस्तेमाल होते हैं, वो तब इस्तेमाल होते हैं जब सेंट्रल एटम जो है उसकी लोन पेयर्स को उसके ऊपर करने के बाद भी या फिर लोन पेयर खत्म हो जाए और सेंट्रल एटम का अभी तक ऑक्टेट रूल कंप्लीट ना हुआ हो तो फिर हम क्या करते हैं, उन लोन पेयर जो सराउंडिंग एटम्स में होते हैं उसको हम डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व कर देते हैं सेंट्रल एटम के साथ, जिसकी वजह से वो सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा सल्फर का ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे फिर भी हमारा डबल बॉन्ड बनेगा। क्यों, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करेंगे। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टूडेंट्स चले मेरे साथ करें, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 32 माइनस 8 इज इक्वल टू 24 इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास आ गए 24 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने क्या कहा है, हमने सबसे पहले अरेंज करने हैं। अरेंज करेंगे हम तो फिर हमारे पास आएगा सबसे पहले ऑक्सीजन एटम। सबसे पहले समझें कि हम इस ऑक्सीजन एटम में अगर हम डालें 1 2 3 4 5 6 हमने इलेक्ट्रॉन डाले और 2 इसके पास पहले से इस बॉन्ड में इन्वॉल्व है, तो हमारे पास इस ऑक्सीजन एटम के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। अंडरस्टूड, इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से इस ऑक्सीजन का भी एक ही बॉन्ड है, इसमें भी 3 लोन पेयर्स मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। इसी तरह इसमें भी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स चारों ऑक्सीजन एटम में हमने डाले, तो किस तरीके से हमारे पास 6 4 24 और हमारे 24 के 24 इलेक्ट्रॉन्स इन सब में इनकी फिलिंग में हो गए। अगर हमारे पास इसके अलावा भी कोई और एटम होता जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 24 से ज्यादा होते तो फिर हम क्या करते, फिर हम ये करते कि वो इलेक्ट्रॉन्स हम इसमें ये जो सेंट्रल एटम है उसमें अकोमोडेट करते। अगर और इसके अलावा एक और काम भी कर सकते हैं हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को, अगर हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अगर सेंट्रल एटम का इनको फिल करने में ही लग जाए सारे इलेक्ट्रॉन्स और सेंट्रल एटम का अभी तक ऑक्टेट ही ना पूरा हुआ हो, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये करते हैं कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ना उनको हम इसमें इसके साथ डबल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर देते हैं। तब डबल बॉन्ड बनाते रहते हैं जब तक हमारा सेंट्रल वाला एटम ऑक्टेट को तो कम से कम कंप्लीट कर लेना, इस तरह करते हैं। लेकिन अब हम अगर इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर देखें तो हम क्या देखते हैं कि हमारा ये वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन सल्फर के 4 बॉन्ड से ऑक्टेट तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इस केस में सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट होना मस्ट नहीं है, क्योंकि सल्फर कोवैलेंसी शो करता है 6 की। सल्फर 6 बॉन्ड बनाना चाहता है,
जब सल्फर 6 बॉन्ड बनाना चाहेगा, मतलब कि 6 बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो वो कहां से बनाएगा, किस तरीके से बनाएगा? वो इसी तरीके से बनाएगा, इनमें से दो ऑक्सीजन एटम्स सल्फर के साथ बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से सल्फर के 6 बॉन्ड बन जाएंगे और वो 6 बॉन्ड्स इसकी सल्फर की 6 कोवेलेंसी को शो करेंगे। अब इसी को हम अगर इस तरीके से देखें, वैसे तो हम ऑक्टेट रूल, इधर ही तो ऑक्टेट रूल टूटा है, जहां पे सल्फर ने 8 ऑक्टेट अपने ऑक्टेट में अपने आप को सेटिस्फाई नहीं किया। सल्फर ने चाहा कि वो अपनी वैलेंसी 6 बनाए, 6 कोवेलेंसी, 6 बॉन्ड में 12 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से ऑक्टेट रूल इज वायलेटेड। तो फिर वो कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसमें मैं आपको डबल बॉन्ड शेयर करती हूँ, मतलब कि डबल बॉन्ड इसके बन रहे हैं। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन इसमें इसके साथ डबल बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व कर देगा, तो फिर ये लोन पेयर तो खत्म हो जाएगा ना, लोन पेयर ऑक्सीजन का था, ये भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे भी ये वाला ऑक्सीजन भी लोन पेयर खत्म करके ये डबल बॉन्ड बना लेगा। सल्फर के 6 बॉन्ड कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा दूसरा काम क्या है? ये जो 2 - हमारे पास चार्ज है, ये कैसे आया है और ये हमने शो करना है कि किस तरीके से आया है। इसको हमने शो करने के लिए हमने फॉर्मल चार्ज दिखाता है कि हर इस मॉलिक्यूल में हर एटम के ऊपर कितना चार्ज है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। अगर हम इसमें डिफरेंट ऑक्सीजन एटम्स जो हैं, ये दोनों ऑक्सीजन एटम सेम बिहेवियर शो करेंगे ना, है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें दोनों ऑक्सीजन एटम के पास लोन पेयर भी कितने हैं और बॉन्ड भी दोनों सल्फर के साथ डबल बना रहे हैं, और ये दोनों ऑक्सीजन एटम भी सेम बिहेवियर शो करेंगे। अगर हम इनकी नंबरिंग करें फॉर्मल चार्ज फाइंड करने के लिए, तो हम देखते हैं सबसे पहले इसकी नंबरिंग करते हैं 1, जो इसका फॉर्मल चार्ज होगा वही इसका होगा, तो हम इसके साथ इसको नहीं करेंगे। दूसरा इसको 2 और इसको 3 कर देते हैं, ठीक है। अब फॉर्मल चार्ज फाइंड करने की कहानी स्टार्ट होती है। फॉर्मल चार्ज फाइंड कैसे करना है? फॉर्मल चार्ज फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला लेना है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, जिस एटम का फॉर्मल चार्ज फाइंड करना है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ओवर 2। हम अगर इसका अज्यूम 1 वाले का फाइंड करने लगे हैं, ऑक्सीजन 1 का, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ऑक्सीजन के? 6। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के कितने हैं? आप खुद काउंट करके बताएंगे, मैं तो बता रही हूं 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बॉन्ड कितने हैं? इसका एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2/2। ये कट हो जाएंगे और 2/2 इज इक्वल टू -1 चार्ज। मतलब ये हुआ कि इस ऑक्सीजन के ऊपर हम अगर माइनस चार्ज लगाएं तो कुछ गलत नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे? दूसरा हम ये करेंगे, सल्फर के ऊपर फाइंड करते हैं। सल्फर के साथ मामला कुछ यूं होगा, सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 हैं। बॉन्ड कितने बना रहा है? ये 6 बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड में 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12/2। 6 - 6 is equal to 0. Sulfur has 0 charge on it. अब हम 3 वाले ऑक्सीजन एटम का फाइंड करते हैं। जब 3 वाले ऑक्सीजन एटम का फाइंड करेंगे तो उसका क्या चार्ज आता है? हमने ये किया था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो बिल्कुल इसी तरीके का नेगेटिव चार्ज इस पे भी होगा। हमारा तो -2 को तो पता चल ही गया कि -2 चार्ज क्यों आया है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, एज अ होल मॉलिक्यूल के ऊपर माइनस चार्ज होगा। लेकिन हम इसका भी देख लेते हैं, ये ना हो कि इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज हो तो हम कहेंगे उसकी वजह से कट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होना। लेकिन आप देखिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 4 है, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी 4 है, 4/2। 6 - 4 - 2, 6 - 4 2 -2 इज इक्वल टू 0। मतलब कि इनके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर माइनस चार्ज होने की वजह से दोनों इसके ऊपर -2 चार्ज आया है। अंडरस्टूड? अब हमने जो बुक में लिखा हुआ था, बुक पे क्या लिखा हुआ था
चार्ज फाइंड करने का तरीका कि मतलब जो सेंट्रल, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम है उसके कितने बॉन्ड्स हैं, उसके कितने सिंगल बॉन्ड्स हैं प्लस कितने डबल बॉन्ड्स हैं, उन सब के बॉन्ड्स जो फार्मूला है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर हम ये देखें कि सल्फर सेंट्रल एटम जो है उसमें कितने बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास ऑक्टेट रूल के अलावा कितने इलेक्ट्रॉन्स इजाफी हैं, तो वो जो बुक में फार्मूला है वो फार्मूला चार्ज का मैं आपको बताती हूँ वो कैसे है। उसमें हमने फाइंड क्या करना है, पहले हमने जो चार्ज फाइंड किया है फार्मूला चार्ज, वो ये फाइंड किया है कि हर एक एटम के ऊपर कितना कितना चार्ज है। अब हमने फाइंड करना है सेंट्रल एटम के ऊपर जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं। अब हमें इसका देखना है सल्फर का। सल्फर को टू को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये डबल बॉन्ड है ना, 2 डबल बॉन्ड, ठीक है, 2 डबल बॉन्ड्स है। डबल बॉन्ड के फॉर्मूले के लिए अगर हम लिखेंगे यहाँ पे डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो कितने आएंगे, डबल बॉन्ड्स 1 2 3 4, ठीक है। 2 क्यों आया है यहाँ पे, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हमने यहाँ पे क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को लिखना है। डबल बॉन्ड वाले इधर 4, ये वाले 4 डबल बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे 1 2 3 4, ठीक है, 4 प्लस सिंगल बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंगल बॉन्डेड, ठीक है। 2 into 4 डबल बॉन्डेड मतलब 4 डबल बॉन्ड्स, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड्स 2 हैं तो 2 into 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। आंसर कुछ यूं आएगा 8 + 4 = 12। मतलब ये कि जब सल्फर 6 की कोवेलेंसी शो करता है, 6 बॉन्ड बनाता है, तो इसके 12 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जो कि ऑक्टेट रूल से चार्ज ज्यादा है। इस वजह से ये एक्सपेंडेड ऑक्टेटिक पॉलीएटॉमिक आयंस कहलाता है। सेकंड एग्जांपल भी बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि है ट्राई आयोडाइड आयन की। उसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, इसी तरीके से समझते हैं कि कैसे आया है। लेकिन उससे पहले हम ये ना देख लें कि ये इसने 6 की वैलेंसी शो कैसे की है जो बुक में दिखाया गया है, ठीक है। चलो देखते हैं, बहुत इजी है, कंसेप्ट लेना है आपने। जब भी बॉन्ड बनाता है सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 3s2 3p4 और आगे 3p जो है ना वो बिल्कुल एम्प्टी है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। लेकिन जब 6 बॉन्ड्स बनते हैं तो ये d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। वो कैसे होते हैं वो मैं बताती हूँ। s के ऑर्बिटल्स को अरेंज करेंगे, s के एक ही ऑर्बिटल सबशेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे 1 2, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं p में, लेकिन इसकी 3 सबशेल्स हैं और उनको अरेंज करेंगे। पहले 1 2 3, पहले सिंगल फिर पेयरिंग होगी, 4 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। d के 5 होते हैं सबशेल्स, लेकिन इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन होता क्या है, जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो इसका s का एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है और p के s है, ये p है, ये d है, और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, जिसकी वजह से s में 1 रह जाता है, p में 3 रह जाते हैं और d में 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ जाते हैं। टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से सल्फर 6 की कोवेलेंसी शो करते हुए 6 बॉन्ड्स बनाता है। अब एग्जाम में आपके स्ट्रक्चर आता है ट्राइआयोडाइड का, I3 -1 चार्ज है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। बुक पे स्ट्रक्चर लिखते हैं, आप देखते हैं लिखा कुछ यूं है, I 3 आयोडीन मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड है सिंगल, और उनके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो कैसे बने हैं वो मैं आपको बताती हूँ, समझाती हूँ। उसी तरीके से हमने सिंगल बॉन्ड खुद से बना लिया। सबसे पहले हमने खुद से सिंगल बॉन्ड बनाया। सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद हमने आयोडीन की वैलेंसी फाइंड की है 5s2 5p5, मतलब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी वैलेंसी 7 है। अब क्या होता है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके चार्ज फाइंड करने के लिए हमारे इस्तेमाल होंगे। इस चार्ज का फार्मूला क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल द एटम्स। 3 ऑक्सीजन आयोडीन एटम्स हैं,
तो वे एक आयोडीन का 7 वैलेंसी है, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि तीनों आयोडीन है। और माइनस प्लस कर दें अगर ये नेगेटिव चार्ज है, प्लस करें क्योंकि इसके ऊपर -1 चार्ज है तो +1, ठीक है। हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई 22। याद रखना स्टूडेंट्स, अब हमने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 बॉन्ड्स इनटू 2, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने लोन पेयर करने हैं, लोन पेयर इन दोनों को माइनस करेंगे, 22 - 4 = 18 इलेक्ट्रॉन। अब 18 इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करेंगे तो हमारे पास वो स्ट्रक्चर बन जाएगा। हम इसी तरीके से अपने उस स्ट्रक्चर की तरफ आमदन है जो बुक में है और उसको हम समझ रहे हैं। जब हम इसको सबसे पहले इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को किस फिल करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था क्वार्टर एटम्स में। क्वार्टर एटम्स के ऑक्टेट रूल के मुताबिक 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स को, इसमें 2 है तो इसको 3 लोन पेयर चाहिए ताकि इसके ऑक्टेट हो जाए। 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6। अब तो हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 और मौजूद हैं। हम क्या करें, हमारे पास अभी भी इसकी भी वैलेंसी तो अभी तक पूरी नहीं हुई, इसकी वैलेंसी पूरी नहीं हुई। अब हम इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए तो हमारे पास कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 और चाहिए। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अभी 4 हैं, 6 और है। हम सारे के सारे इस पे लिखेंगे क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मौजूद है। जब हम इस पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो स्टूडेंट्स हमारे पास वो स्ट्रक्चर आ गया। हमने टुकड़ों में वो स्ट्रक्चर ले लिया और उसको कंसेप्ट ले लिया कि जो बुक में था, लोन पेयर कैसे इसमें फिट किए गए। अब अगला प्रोसेस क्या होगा, अगला प्रोसेस ये होगा कि हम फॉर्मल चार्ज फाइंड करेंगे हर एक एटम के ऊपर। लेकिन इन दोनों एटम्स के ऊपर सेम फॉर्मल चार्ज होगा क्योंकि दोनों एक तरीके से एक ही लोन पेयर के साथ, एक ही आयोडीन एटम के साथ बॉन्डिंग है। लेकिन हम अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 इसकी कर देंगे, 2 इसकी कर देंगे और इसकी अगर हम करेंगे तो वही इसके ऊपर चार्ज होगा। और फॉर्मल चार्ज का जो फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया है वही करते हैं। फॉर्मल चार्ज हम क्यों फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। फॉर्मल चार्ज हम इसलिए फाइंड कर रहे हैं कि हम प्रूफ कर सकें कि I3 के ऊपर -1 चार्ज कैसे आया है। इसलिए हम ऐसे लिखेंगे फॉर्मल चार्ज को। आयोडीन, अगर हम 1 वाले आयोडीन फॉर्मल चार्ज ऑफ 1 आयोडीन का हम फॉर्मूला फाइंड करने लगे हैं तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लिखे हुए जो कि 7 है, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 हैं, ओवर 2, ठीक है। 7 - 6 1, -4/2 -2 -1 चार्ज। मतलब इस आयोडीन के ऊपर -1 चार्ज है। अब हम देखते हैं -1 है तो इसके ऊपर क्या होगा, जो इसके ऊपर है वही इसके ऊपर है। अगर हम इसका FC फाइंड करें, FC ऑफ 2 आयोडीन इज इक्वल टू 7 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हैं, बस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का फर्क है कि 2 हैं, 2/2। मतलब ये कि 1 - 1 इज इक्वल टू 0। मतलब ये कि हमारे पास इसके ऊपर 0 चार्ज है, इसके ऊपर भी 0 चार्ज है। इसी वजह से इस -1 की वजह से इस मॉलिक्यूल के ऊपर -1 चार्ज है, ठीक है। अब हम इसका जो हमने सेंट्रल एटम आयोडीन है इसके बॉन्ड्स बनाने में कितने बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो कि ऑक्टेट रूल से ज्यादा है या कम है। ऑक्टेट रूल से कम तो हो ही नहीं सकते, ऑक्टेट रूल के जितने हैं या उससे ज्यादा है, उसके लिए हमारा फार्मूला डिफरेंट होगा। क्यों, क्योंकि सल्फर में सिंगल बॉन्ड्स जो इलेक्ट्रॉन्स हमने कहाँ इलेक्ट्रॉन अभी हमने फाइंड करने होते हैं, हमने देखना होता है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, सिंगल बॉन्ड में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं या डबल बॉन्ड में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं या फिर वो लोन पेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अब यहाँ पे सेंट्रल एटम जो है उसकी वैलेंसी, इसके इलेक्ट्रॉन्स जो इसके पास हैं आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए हम देखेंगे कि इसके सिंगल बॉन्ड्स इसने बनाए हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है इसके डिस्ट्रीब्यूट आए हैं, और दूसरा डबल बॉन्ड तो इसने बनाया ही, तो फार्मूले में डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ सकते हैं, इसी वजह से तो इसका फार्मूला डिफरेंट हुआ। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, इस वजह से हमारे पास सल्फर में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, इसलिए हम इस पे लिखेंगे नंबर ऑफ। इसमें इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए 2 × नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन पेयर, सिंगल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्लस 2 into नंबर ऑफ लोन पेयर्स। अच्छा तो स्टूडेंट्स, सिंगल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स का मतलब क्या है? दो बॉन्ड्स बना रहा है और दो ही पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के, क्योंकि एक बॉन्ड में एक पेयर होता है। 2 into 2 प्लस 2 into 3। जब हम देखते हैं कि सिंगल बॉन्ड में इसकी दो सिंगल बॉन्ड बना रहा है और एक सिंगल बॉन्ड में एक पेयर होता है, एक पेयर होता है ना, एक पेयर होता है, तो हमने उसको दो बॉन्ड्स के मतलब दो पेयर इलेक्ट्रॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसके लोन पेयर्स कितने हैं? 1 2 3, लोन पेयर्स को 2 into 3 से काट दिया, तो हमारे पास आ गया 4 plus 6। इसके पास आ गए 10 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये कि ऑक्टेट रूल से 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा मौजूद हैं। और इसकी भी इसी तरीके से जैसे सल्फर में 5s2 5p7 है, इसमें क्या होता है कि 5s2 5p 5 है ना इसकी वैलेंसी, तो इसमें भी d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। d ऑर्बिटल्स कैसे इन्वॉल्व होंगे कि 5s2 5p5। अगर हम देखें, अज्यूम करें कि 5p इसकी हम स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो 5s2 5p5 तो है ही, 5d को हमने इन्वॉल्व करना है ना। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, p में 5 है और d में 0 है। अगर हम ऐसा करें कि इन इलेक्ट्रॉन्स को उसी तरीके से जैसे हमने हायर ऑर्बिट में जंप करवाया था, उसी तरीके से जितने भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से एक एक को हायर ऑर्बिट में जंप करवाएं, तो देखते हैं होता क्या है। S में भी सिंगल, P में भी सिंगल, D में कितने आएंगे? 3 आएंगे ना, 3 निकल के हमारे पास D में आएंगे 2। ठीक है, अब हमारे पास ये S हो गया, ये P हो गया, ये D हो गया। अब अगर हम सोचें कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे पास इन्वॉल्व हो गए, उसमें बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इधर आएंगे डी में आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे पास इसमें इन्वॉल्व हो गए बॉन्डिंग में, और इसके अलावा रह गए 3 4 5 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे इसके लोन पेयर्स में। ठीक है, लोन पेयर्स में जब 5 डिस्ट्रीब्यूट हुए लोन पेयर्स में, 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ गए, और इसके अलावा इसके पास -1 चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन ये लेगा दूसरे आयोडाइन मॉलिक्यूल से, जिसकी वजह से -1 की वजह से 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन, इसी वजह से तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो हमारा ये मिस्ट्री सॉल्व हो गई कि हमारे पास पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, उनका एक्सपेंडेड ऑक्टेट क्या होता है, उनको कैसे हम ड्रॉ करते हैं, उनके ऊपर लोन पेयर्स कैसे ड्रॉ करते हैं, और इसके अलावा उनके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं हमने उसको समझ लिया और ड्रॉ करने का तरीका समझ लिया, और उनके अंदर ऑक्टेट को समझा कि कैसे उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी कंफ्यूजन सॉल्व हो गई होगी। इसके अलावा भी अगर आप कोई और इसी तरीके के पॉलीएटॉमिक आयंस के डिफरेंट स्ट्रक्चर खुद से ड्रॉ करें, तो आपको अगर कोई कंफ्यूजन आए तो आप पूछ सकते हैं, ताकि इस तरीके से आप जब सॉल्व करेंगे खुद और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को निकालेंगे, जैसे कि NH4 पॉजिटिव, इसके अलावा भी हैं कुछ स्ट्रक्चर्स। अभी मैं सिर्फ बुक की तरफ जा रही हूँ और बुक के एग्जाम्पल्स को सही तरीके से समझा रही हूँ, लेकिन अगर हम इसके और एग्जाम्पल्स को समझें तो हमारे माइंड और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे NH4 पे पॉजिटिव चार्ज होता है, NO3 NO2 NO2 NO3 2 NO2, इसके अलावा बहुत सारे स्ट्रक्चर SO3, ये सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देखेंगे। आपको स्ट्रक्चर्स में से बहुत सारा होप्स हो कि मैं इस पे भी एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं जिससे आपको ज्यादा थॉरोली अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन जो बुक में स्ट्रक्चर्स हैं उनको अगर आप अंडरस्टैंडिंग करके इस तरीके से समझें तो फिर आपको कभी भी नहीं भूलेगा। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।